नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हम 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण के टॉपिक हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। जो भारत में एक रेनेसां का पीरियड हुआ, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई हैं, उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की, स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का इस पुनर्जागरण में एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, एक बहुत बड़ा रोल रहा है। बात करेंगे इस लेक्चर में हम, जब बातों का सिलसिला आगे चलेगा, कि स्वामी विवेकानंद न केवल एक अच्छे वक्ता थे, न केवल एक अच्छे विचारक थे, बल्कि एक राष्ट्रवादी भी थे, एक नेशनलिस्ट भी थे। और एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया होती है जो, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो एक कहानी के तौर पर मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा कि किस प्रकार से इस मिशन की स्थापना होती है। तो बचपन का नाम स्वामी विवेकानंद का नरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्र या नरेंद्रनाथ दत्त, एक बैरिस्टर परिवार में इनका जन्म हुआ। 8 भाई बहनों में से एक स्वामी विवेकानंद थे, नरेंद्रनाथ दत्त थे। और पिता जो थे वो विश्वनाथ दत्त, एक नामी बैरिस्टर थे कलकत्ता में, और माता भुवनेश्वरी देवी। तो एक अच्छे वेल टू डू फैमिली में इनका जन्म हुआ, लेकिन बचपन से ही बहुत पढ़ाकू थे और अध्यात्म में रुचि थी, बुक्स में भी रुचि थी। ज़रूरी नहीं है कि अब सिर्फ आध्यात्मिक किताबों में ही वो पढ़ते थे या वही बुक्स वो पढ़ते थे। वैसे ही उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट जो था वो पढ़ने में था, और बहुत सारी बुक्स जो हैं वो उन्होंने शुरू कर दी थी पढ़ने। उसके अलावा कुश्ती, अखाड़ों में जाना, शारीरिक पूरा कसरत करना, इन बातों में भी उनका पूरा ध्यान था, और नाटकों में भी उन्होंने भाग लिया है। शुरुआती दिनों में, बचपन में, वो कलकत्ता एलिमेंट्री स्कूल में गए, और उसके बाद जब कॉलेज लाइफ आई, जो उनका कॉलेज का जीवन था, विद्यार्थी जीवन, वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में बीता है। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता का एक बहुत मशहूर कॉलेज है आज भी। और कलकत्ता क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर था, तो बंगाल प्रेसिडेंसी से ही इस कॉलेज का नाम पड़ा था प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने अपना कॉलेज लाइफ में जो है वो विद्या हासिल की। लेकिन कुछ सवाल, कुछ प्रश्न जो है वो उनके मन में उठते रहते थे, और फ्रिक्वेंटली वो इनके आंसर्स जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और इन आंसर्स, इन उत्तरों को ढूंढने की कोशिश में वो बहुत सारे लोगों के पास गए। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो धार्मिक तौर पर दुनिया को हम 2 भागों में बांटते हैं, या तो थीस्ट होते हैं, आस्तिक लोग जो ये मानकर चलते हैं कि गॉड है, गॉड एग्जिस्ट, भगवान है, या फिर अथीस्ट होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि गॉड नहीं है, कि ईश्वर जो है वो कहीं पे नहीं है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी, तीसरा वर्ग भी जो था वो चलता रहता है साथ साथ, पैरेलल, समानांतर उसकी मूवमेंट भी होती है। वो होते हैं एग्नोस्टिस्ट। एग्नोस्टिस्ट हम कहते हैं उनके, एग्नोस्टिक और एग्नोस्टिसिज्म, उनकी विचारधारा को हम एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं, और ऐसे लोगों को एग्नोस्टिक कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को हम एग्नोस्टिक की कैटेगरी में ही रख सकते हैं। लेकिन ये कैटेगरी, ये वर्ग क्या है? जो ये समझता है कि पता नहीं चल रहा कि ईश्वर है या नहीं है, कि मैं ये भी नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है, और मैं ये भी नहीं कहता कि ईश्वर है। तो उन प्रश्नों के उत्तर उन्हें चाहिए थे, उसकी तलाश में वो भटकते थे, उनकी तलाश में वो निकले। पिता की मृत्यु के बाद फाइनेंशियल बर्डन भी आया, और घर की जो है जिम्मेवारी भी पड़ी, ताकि वो फाइनेंशियली उनकी ज़रूरतों की पूर्ति जो है वो नरेंद्रनाथ के कंधों पर आई। लेकिन इस बीच, इस मध्य, वो अनेक लोगों के पास से होते होते स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच जाते हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच जाते हैं। अ ब्लाइंड मिस्टिक, रामकृष्ण परमहंस ए ब्लाइंड मिस्टिक हम कह सकते हैं उन्हें। और किसी ने बताया नरेंद्रनाथ को कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं
वो रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर मिल जाएंगे। उस टाइम जो रामकृष्ण परमहंस हैं वो कलकत्ता में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी थे। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं हमारी जो परीक्षाओं में आ सकते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस कहाँ पर थे। वो दक्षिणेश्वर में काली मंदिर में पुजारी थे। उनका जन्म 1836 का है और मृत्यु जो है वो 1886 की है, 1886 की है। तो नरेंद्रनाथ ने बहुत अधिक जाना शुरू कर दिया रामकृष्ण परमहंस के पास। जब उन्हें लगा कि उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास बैठकर सुकून मिलता है और उनकी जो जिज्ञासा है वो पूरी हो सकती है ईश्वर के बारे में, तो वहाँ पर जाना उन्होंने शुरू किया। और जो क्वेश्चन उन्होंने रेज किया सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस को, वो यही था कि हैव यू सीन गॉड, क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो रामकृष्ण परमहंस का उत्तर था कि यस, आई हैव सीन द गॉड एज आई एम सीइंग यू। मैंने ईश्वर को देखा है और वैसे ही देखा है जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। जबकि वो नहीं देख पाते थे, रामकृष्ण परमहंस आंखों से नहीं देख पाते थे, लेकिन जो उनकी एक अंतरात्मा की शक्ति थी, जो आंखें, मन की आंखें थी, उससे वो सारी चीज़ों को देख पा रहे थे और उसको महसूस कर रहे थे। तो ये जवाब, ये उत्तर जो है उन्होंने नरेंद्रनाथ को दिया। और उस टाइम तो नरेंद्रनाथ को नहीं लगा कि उन्हें शायद फ़ायदा कोई हो रहा है, लेकिन जब वो घर पहुँचे इस पहली मुलाकात के बाद, तो फिर वो सोचते रहे इस मुलाकात के बारे में और फिर 4-5 दिन बाद फिर वो दक्षिणेश्वर चले गए। और ऐसे उनकी फ्रिक्वेंसी वहाँ पर जाने की बढ़ जाती है, रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की। और फिर उन्हें लगता है कि उन्हें जो है वो गुरु मिल गया। तो अपनी प्रॉब्लम्स भी बताते हैं पिता की मृत्यु के बाद, जो इस भौतिक विश्व में, संसार में जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे थे, वो भी उन्होंने शेयर किया अपने गुरु के साथ। तो उन्हें ये जवाब मिला कि इसके बारे में आप अपने आप प्रेयर करें। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को, अपने गुरु को, ईश्वर के साथ संपर्क साधने को कहा कि नरेंद्रनाथ की ये प्रॉब्लम्स जो हैं, ये जो समस्याएं हैं, इसे दूर कर दिया जाए। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि इतनी आध्यात्मिक शक्ति हर किसी के पास होती है, हर किसी के अंदर होती है, सिर्फ उसे बाहर लाने की बात होती है, सिर्फ उसे बाहर लेके आने की बात होती है, और वो आप ला सकते हैं, वो आप खुद भी ला सकते हैं। ये उन्होंने नरेंद्रनाथ को बोला। तो नरेंद्रनाथ ने खुद प्रेयर की, तो गए तो थे कि फाइनेंशियल क्राइसिस उनके दूर हो जाए, भौतिक सुविधाओं को मांगने के लिए ये प्रेयर वो करना चाहते थे, लेकिन ये प्रेयर की गई कि उन्हें विवेक मिले और वैराग्य मिले। और इस विवेक और वैराग्य के मिलने के बाद ही जो नरेंद्रनाथ है वो एक मॉन्क के रूप में एस्टैब्लिश होते हैं, एक साधु के रूप में, सन्यासी के रूप में एस्टैब्लिश जो है वो होते हैं। और विवेक और वैराग्य मांगने के बाद जो है स्वामी विवेकानंद बनते हैं। वो स्वामी विवेकानंद जो नाम है वो गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा दिया गया था। फिर वो स्वामी विवेकानंद बनते हैं और अपना परमानेंट ठिकाना जो है वो वहीं पे दक्षिणेश्वर को बना देते हैं, वहीं रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं, अपने गुरु की सेवा करते हैं। बहुत बीमार पड़ जाते हैं रामकृष्ण परमहंस 1883 के आसपास। तो वो काशीपुर में एक जगह, एक स्थान ले लेते हैं किराए पर और वहीं पर अपने गुरु के साथ रहते हैं। साथ में 15 डिसाइपल्स भी होते हैं, 15 डिसाइपल्स वर आल्सो देयर, वो भी नरेंद्रनाथ के साथ ही रहते हैं। और थ्रोट कैंसर आप कह लीजिए, कुछ मानकर चलते हैं इतिहासकार कि गले का कैंसर था श्री रामकृष्ण परमहंस को, और कुछ मानकर चलते हैं कि वो टीबी से ग्रस्त थे, तपेदिक से ग्रस्त थे। लेकिन तपेदिक जो है वो एक बहुत छूत का रोग माना जाता था उस टाइम। आज भी बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं वो इस डिजीज़ को, इस रोग को लेकर है। लेकिन बिना कोई झिझक के नरेंद्रनाथ और उनके साथी जो है वो रामकृष्ण परमहंस की सेवा में लगे रहते हैं। कई बार उनके साथियों के मन में आ भी जाता था कि जो कुछ किस्से कहानियाँ जुड़े हुए हैं नरेंद्रनाथ के साथ, कि हम गुरु रामकृष्ण परमहंस की थाली को साफ करते हैं और उनके कपड़े धो रहे हैं, इससे हमें भी इस छूत की बीमारी का डर है। लेकिन नरेंद्रनाथ के मन में ऐसी कोई भी बात नहीं आती थी। वो बिल्कुल अटैच थे अपने
गुरु के साथ, श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ। लेकिन 1886 में उनकी मृत्यु हो जाती है रामकृष्ण परमहंस की, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, स्वामी विवेकानंद डिसाइड करते हैं और एक मठ की स्थापना की जाती है बेलूर में। रामकृष्ण मठ यहाँ पे लिखा है मैंने, मठ। और ये मठ जो इस्टेब्लिश किया गया था, ये नॉर्थ कलकत्ता में बेलूर नामक स्थान पर किया गया था, और एक परमानेंट मठ को वो एस्टेब्लिश वहाँ पर कर देते हैं, और साथ में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना कर देते हैं। मिशन की एक मिशन है कार्य करने का, वो कार्य था रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का और समाज सेवा की बात करने का। समाज सेवा में स्कूल खोलना चाहते थे। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं पूरे विश्व में, और वो विधवाओं के लिए काम करना चाहते थे, विधवा स्त्रियों को स्वावलंबन में लेके आना चाहते थे, उनको सेल्फ स्टैंडिंग के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए काम करना चाहते थे। रामकृष्ण मिशन ये कार्य भी कर रहा है, तो विश्व के बहुत सारे देशों में इनकी ब्रांचेस हैं और ये कार्य जो है वो किया जा रहा है। और अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम जो है वो भी खोले गए, जो कि आज तक जो है वो कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक धार्मिक विचारों की बात थी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1893 में शिकागो में इस का आयोजन किया गया, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स। सभी धर्मों से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके दूत हैं, उनकी एक कांग्रेस, उनकी एक मीटिंग का आयोजन जो है वो शिकागो में 1893 में किया जाना था, और इसके लिए भारत से भी एंट्री जानी थी। और जो भारत से एंट्री जानी थी तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर सबकी नज़र रुक जाती है, और स्वामी विवेकानंद चुने जाते हैं कि आप रिप्रेजेंट कीजिए इंडिया को वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन्स में जाके। और ये उनका जो भाषण वहाँ पर हुआ, ये बहुत मशहूर भाषण है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि वो कहाँ पर हुई है, शिकागो में हुई, कब हुई, 1893 में। तो हिंदी में उन्होंने ये भाषण दिया था। और जो भारतीय अध्यात्म है, भारतीय प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा है, शास्त्रों की परंपरा है, उसकी बात जो है वो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने की। और जिस प्रकार से हमने स्वामी दयानंद वाला लेक्चर किया था, वो टॉपिक किया था कि आर्य समाज किस प्रकार से वेदों की बात करता है, तो स्वामी विवेकानंद जो है वो वेदांत की बात करते हैं। वेदांत किस पर आधारित है? उपनिषद पर। उपनिषद कुल कितने पाए गए? 108 उपनिषद हैं, और उपनिषदों के ज्ञान को वेदांत भी कहा गया। वेदांत का मतलब है वेदों का अंत। तो वेदों का अंत मतलब हो गया कि वेदों के अंत में लिखे गए, यानी कि वेदों के बाद जो साहित्य लिखा गया, जो आध्यात्मिक साहित्य लिखा गया है, उसे उपनिषद कहा गया या उसे वेदांत कहा गया। तो जो स्वामी विवेकानंद हैं वो वेदांतिक फिलॉसफी के पक्षधर हैं। जिस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को ज्ञान का सर्वोत्तम भंडार माना है और उसके आगे देखने को नहीं कहा, उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को, उपनिषद को माना है कि इसमें सभी जिज्ञासाएं जो है वो दूर हो जाती हैं ना। ये एक ज्ञान का भंडार है। आप उपनिषदों को पढ़ लीजिए, आप वेदांत को पढ़ लीजिए, आप वेदांतिक फिलॉसफी पे चलते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी जो है स्वामी विवेकानंद की, वो तो थी। वो एक चाहते थे कि जो आदमी का व्यवहार है, बिहेवियर है, और जो परमार्थ है, और जो परमार्थ मीन्स उसका परम अर्थ, उसके जीवन का, जिसे हम ईश्वरीय प्राप्ति कह सकते हैं, टू फाइंड द गॉड, और जो दुनिया में वो विचार करता है, व्यवहार करता है, उसके बीच में एक लिंक होना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रैक्टिकल बात में उनका विश्वास था, है ना। तो उसे मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म भी कह सकता हूँ। यहाँ पे लिखा है मैंने प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म, व्यवहारिक अध्यात्म। व्यवहारिक अध्यात्म की दुनिया में तो रहना है, लेकिन उसके साथ साथ हम व्यवहारिक तौर पर अपने व्यवहार में अध्यात्म को किस प्रकार से ढाल सकते हैं, किस प्रकार से स्पिरिचुअलिज्म को अपनी लाइफ में ढाल सकते हैं और वैसा बिहेव कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को फाउंडर ऑफ प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिज्म भी कहा जा सकता है। तो इस मामले में भी उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। भारत से उनका प्रेम, राष्ट्र प्रेम तो जग जाहिर है, पूरा विश्व जाहिर है
कि वो भारत को एक ऐसी सोई हुई शक्ति मानते थे कि जिसे सिर्फ जगाने की ज़रूरत है। इट इज़ अ स्लीपिंग लॉयन, और जब जाग गया तो ये पूरे विश्व के बाकी देशों को पछाड़ देगा हर मामले में। और वो क्यों पछाड़ देगा, कैसे पछाड़ देगा, कैसे पीछे रख देगा? क्योंकि वो मानते थे कि भारतीयों को जो आध्यात्मिक शक्ति मिली हुई है, उस आध्यात्मिक शक्ति का पूरा फायदा नहीं उठाया जा रहा। उस आध्यात्मिक शक्ति को अगर हम व्यवहारिक शक्ति के साथ जोड़ देंगे, लिंक कर देंगे, पुरुषार्थ के साथ लिंक करेंगे, श्रम के साथ लिंक करेंगे, काम करने के साथ लिंक करेंगे, अपने देश के लिए सेवा के साथ लिंक करेंगे, तो इंडिया को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो उनके ये जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स हैं वो उनके लेखों में और उनके बाद जो इतिहासकारों ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है उसमें जाहिर हो जाती हैं। सो ही वॉज नॉट ओनली अ वेरी गुड स्पीकर, ही वॉज अ वेरी गुड थिंकर आल्सो। एक विचारक भी बहुत अच्छे थे और एक नेशनलिस्ट के रूप में तो उनकी भूमिका जो है वो है। तो हम देखते हैं, हम देख पा रहे हैं कि जो स्वामी विवेकानंद का जीवन, उसे हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की याद में, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की उनके नाम पे। और इस मिशन का कार्य समाज सेवा था। लेकिन अगर आध्यात्मिक उनकी जर्नी देखें, उनकी यात्रा देखें, स्पिरिचुअल जर्नी देखें, तो उसकी शुरुआत तो रामकृष्ण परमहंस से हुई। उनको अपने प्रश्नों के उत्तर वहां जाकर मिले, लेकिन एक राष्ट्रवादी के रूप में, एक नेशनलिस्ट के रूप में स्वामी विवेकानंद की एक अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी उभर कर आती है, जिसका कोई ताल्लुक, जिसका कोई संबंध, लिंक जो है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ नजर नहीं आता। और ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उस टाइम जो ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हुई हैं, जो पुनर्जागरण का उदय हुआ है, उसमें रूढ़िवादी धर्म को हटाने की बातें कही गई हैं और कुछ समाज सुधारों की बात की गई, वो यहाँ पर भी हो रही है। लेकिन एक परिपक्व तरीके से, एक पूर्ण तौर से भारतीयता को दर्शाने का कार्य जो स्वामी विवेकानंद ने किया, वो शायद ही और समाज सुधारकों ने किया। तो उम्मीद करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के ऊपर जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा जो लेक्चर है, वो आपको समझ आया होगा। तो इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने अभी आधुनिक भारत के इतिहास में करने हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। ध्यान से और कंसंट्रेशन से इसे आप समझते रहें। इफ़ यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स तो सब्सक्राइब करें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। थैंक यू।